आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है 8 सितंबर मंगलवार का दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। एनसीबी ने उन्हें ड्रग्स से जुड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस खबर का मतलब समझेंगे कंक्लूजन सुनाने की जल्दबाजी के बिना। दूसरी खबर, 24 अगस्त को एलएसी के पास चीन सीमा के भीतर ऐसा क्या हुआ जिससे भारत के कान खड़े हो गए हैं। उस एक्सरसाइज की पूरी कहानी जिसने जून की यादें ताज़ा कर दी, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसे सुनेंगे कि एलएसी पर सेनाओं की तैनाती के नियम कायदे एलओसी से कैसे अलग हैं। और रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत की जीडीपी इस साल 10.5% से ज़्यादा की गिरावट देख सकती है। यानी ये प्रोजेक्शन है कि भारत मंदी की ओर फिसल चुका है। अब इससे कौन से गड्ढे बनेंगे जिन्हें देश को भरना होगा, इस पर बात करेंगे। और आखिर में ऑनलाइन गेम पबजी की वापसी पर सच क्या है, भ्रम क्या है, ये भी सुनाएंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस अमन गुप्ता के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में 3 दिन से लगातार उनसे पूछताछ एनसीबी कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया को आज शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू के आधार पर यह जांच कराई जा रही है। अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना ड्रग्स लेती हैं और उन्हें भी जबरदस्ती ड्रग्स का सेवन कराया गया। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच करेगी। लद्दाख में 7 सितंबर की गोलीबारी की घटना पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीन की ओर से कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने चीनी सैनिकों पर पहले फायरिंग की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। 1975 के बाद ये पहली बार था जब फायरिंग की वजह से सीमा पर शांति बाधित हुई थी। रेटिंग एजेंसी फिंच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है। यानी जीडीपी ग्रोथ -10.5% हो सकती है। इससे पहले सरकार ने जून की तिमाही के जो आंकड़े सामने रखे थे उसमें जीडीपी 23.9% तक नीचे गिर चुकी है। दिग्गज अमेरिकी कंपनियां फेसबुक और केकेआर अब रिलायंस रिटेल में निवेश करने जा रही हैं। इसके पहले दोनों कंपनियों ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया था। मीडिया की खबरों के अनुसार फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार के अधिग्रहण हो जाने के बाद अमेरिकी कंपनियां रिलायंस रिटेल में निवेश करेंगी। भारत, इजरायल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी की उप प्रशासक बोनी ग्लिक ने कहा है कि जिस एक क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं वो डिजिटल नेतृत्व और नवोन्मेषण है। विशेष रूप से हमारा सहयोग अगली पीढ़ी की 5G प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। नीलम झीलम नदी पर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे बड़े बांधों के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले लोगों ने खुलकर विरोध किया है। मुजफ्फराबाद शहर में एक मशाल रैली निकाली गई। लोगों ने दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम झीलम बहने दो, हमको जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। इससे पहले कि दिन भर शुरू करें, 2 छोटी छोटी बातें आपसे करना चाहता हूं। एक तो अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आज तक रेडियो के नाम से, आप वहां हमें फॉलो कीजिए और सारे लिंक्स आपको एक ही जगह पर वहां मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह कि आप हमें चिट्ठियां लिखते रहिए ईमेल पर। एड्रेस है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। और हो सके तो ऑडियो में अपना फीडबैक भेजिए। जल्द हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी लेकर आएंगे, तो वहाँ भी आप हमें फीडबैक दे सकेंगे। तो आज की पहली खबर, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में हुई है और इस केस में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इसके पहले रिया के भाई शौविक, सुशांत के पूर्व कुक दीपेश सावंत और उनके पूर्व मैनेजर सैमुअल बरांडा पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। एनसीबी ने यह कहा है कि उन्होंने रिया को व्हाट्सएप चैट्स और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया है। रिया के वकील का रिएक्शन भी आया है, सतीश मानशिंदे का। उन्होंने कहा कि रिया की गिरफ्तारी न्याय का मजाक है। उन्होंने कहा कि 3 सेंट्रल एजेंसीज एक अकेली महिला के पीछे पड़ी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था। मुंबई के 5 साइकेट्रिस्ट उसका इलाज कर रहे थे
और फिर उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। ये रिया के वकील का बयान है। एनसीबी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि रिया की गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। रिया को सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतज़ाम करने वाले लोगों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया या खुद ड्रग्स लेने की वजह से। रिया के वकील ये बात कह चुके हैं कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिए और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं पर नज़र रख रहे हैं मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो संवाददाता अरविंद ओझा। ज़्यादा जानकारी के लिए अरविंद से हमारे साथी नितिन ठाकुर ने बात की। मैं आपको बताऊं नितिन, ये तीसरे दिन की आज पूछताछ थी और ये जितनी भी पूछताछ थी आपको बताऊं कि जैसे जो पुलिस बयान लेती है वो 161 का बयान होता है, वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। शायद यही वजह है कि वो 167 का बयान कराती है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने अगर कोई शख्स आता है तो वो जो बयान होता है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में होता है। लिहाजा जो रिया चक्रवर्ती थी उनको सम्मन 67 एनडीपीएस एक्ट में किया गया था। तो 3 दिन लगातार उनका जो कुछ भी बयान हुआ वो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया और ये बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है, कोर्ट में मान्य होता है। और आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले कुल 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था नितिन, जिसमें जो उनके भाई है शोभित चक्रवर्ती वो भी गिरफ्तार हुए। दरअसल आपको बताऊं कि 15 मार्च 2020 का एक व्हाट्सएप चैट जो हमारे हाथ लगा था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगा था, उस व्हाट्सएप चैट ने कहीं ना कहीं जो यूटर्न लिया है और केस में और बड़ा टर्न लिया है। उस व्हाट्सएप चैट में जो रिया चक्रवर्ती है वो 15 मार्च 2020 का व्हाट्सएप चैट है। रिया चक्रवर्ती कहती है अपने भाई से कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है। वो एक नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी, दरअसल वो एक बड की बात हो रही थी। बड एक रिफाइंड marijuana है जो आजकल विदेशों में आ रहा है और मुंबई में खासकर बॉलीवुड में काफी प्रचलित है। कोकीन से महंगे दाम पे मिल रहा है और शोभित चक्रवर्ती उनको एश्योरेंस देते हैं कि वो बड अरेंज करेंगे और 5 ग्राम से ज्यादा अरेंज कर देंगे। तो बस वही व्हाट्सएप चैट दिखाया गया, उसके अलावा कई एविडेंस थे जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड नहीं मांगी जाएगी। तो फिलहाल की ये स्थिति है और रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी के बाद उनको ले जाया गया है, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। जितने भी आरोपी हैं उन सभी का कोरोना का टेस्ट भी कराया जाएगा और उसके बाद फिर बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसमें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी क्या उन्होंने कुछ कहा है? वो ड्रग्स लेते थे या उन्हें दिलवाते थे या वो उन्हें दिलवाती थी, ऐसा कुछ भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, खासकर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा जो उनके स्टाफ थे, उन्होंने भी बताया कि सुशांत के लिए ड्रग्स आता था, खासकर marijuana। रिया चक्रवर्ती ने भी ये बताया है कि खासकर 17 अप्रैल को जब दीपेश सावंत थे, जब व्हाट्सएप चैट चूंकि आया था तो उसको वेरीफाई कराया गया तो बताया गया कि दीपेश सावंत जो सुशांत का स्टाफ था वो ड्रग पैडलर जैद के पास ड्रग्स लेने के लिए गया था, जिसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती शोभित चक्रवर्ती को थी। और न सिर्फ जानकारी थी बल्कि फैसिलिटेट भी किया था दोनों ने। तो वो सुशांत के लिए ही आया था। और मैं आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती, ये तमाम लोग सुशांत के लिए भी अरेंज कराते थे। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती भी अरेंज कराती थी। तो इन सबने भी ये खुलासा किया है कि जो सुशांत थे वो भी इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। उस घर में रहने वाले तमाम लोग इस्तेमाल करते थे और कई पार्टियों में भी जो पार्टी थी उनमें भी तमाम लोग इस्तेमाल करते थे। और यहाँ तक ये खुलासा हुआ है कि एक उनकी मूवी थी, उनके को स्टार ने भी शूटिंग के दौरान जो है marijuana और बड़ का इस्तेमाल किया था। जो माफ करिएगा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसमें एक SIT भी बनाई गई है दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम। तो उसमें रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के आधार पर और खास तौर पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के आधार पर जो ड्रग पैडलर है उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकवर हुआ था, सीज किया गया था, उसके आधार पर 25 लोगों का एक डोजियर तैयार किया है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जिनमें कुछ सुशांत की मूवी के को स्टार भी हैं। तो वो पूरा डोजियर तैयार किया गया है और वो डोजियर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG है उनके पास भी भेजा गया है। तो उसमें जांच जरूर शुरू होगी, लेकिन ये जांच ठीक उसी तरह की होगी जैसे सुशांत केस में जिस तरह के रिया और इन केस में हुआ है। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन होगा, सीधा बॉलीवुड के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। पहले उन ड्रग पैडलरों को शिकंजे में लिया जाएगा जो कि इन लोगों को ड्रग मुहैया कराते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ED ने व्हाट्सएप चैट दिया था
तो वो चेक मीडिया में तमाम जगहों पर आ गया था। ऐसे में जो आरोपी थे वो सतर्क भी हो गए थे, और चूंकि वो काफी लंबा गैप हो गया था, तो अदर्स एजेंसी की जगह अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी वो इनको समन देकर बुलाती, तो वकीलों के जरिए कंसर्न करके आते और एनसीबी के सामने साफ साफ बोलते कि हम ये व्हाट्सएप चेक गलत है और हमने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और मेडिकल जांच कराया जाता, तो उसमें कुछ नहीं आता क्योंकि लंबा गैप हो गया। इसलिए एनसीबी की टीम ने स्मार्ट मूव किया, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया। इस सर्किल में जो ड्रग पैडलर थे, कॉल डिटेल के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया, कॉल डिटेल को बकायदा रीड किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, जिनमें सबसे पहले जैद और बासित नाम के 2 ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई। उनको इंट्रोगेट किया गया, जिसमें लिंक निकला शौविक का और सैमुअल मिरांडा का, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद खासकर दीपेश सावंत को जब गिरफ्तार किया गया, तो उसने पूछताछ में और सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, उनके खुद के भाई ने नाम लिया, लेकिन सभी ने बोला, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने बोला कि सुशांत के लिए वो तमाम चीजें आती थी। लेकिन सवाल यही है कि फैसिलिटेट कराना, अगर कोई शख्स ड्रग्स ले रहा है और कोई दूसरा उसको मुहैया करा रहा है, तो फैसिलिटेट कराना, सिक्योरिंग ऑफ ड्रग्स इज ऑल्सो अ क्राइम, नॉट कंज्यूमिंग इज क्राइम। तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एजेंसी ने स्टैब्लिश की है, स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों तक ये लोग सलाखे के पीछे रहते हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में रिकवरी होना भी एक बहुत मायने रखता है कि आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके पास से रिकवरी कितनी है। एनडीपीएस एक्ट में रिकवरी की बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी जो अदर ड्रग पैडलर है उनके पास रिकवरी हुई है। तो ये 10 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक चैन स्टेब्लिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके पास अदालत में जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जितनी समझ है क्राइम की, कि बहुत दिनों तक जो आरोपी है जितने भी, वो सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। 1 या 2 केसी में उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी। हालांकि उसके बाद केस जो है चलता रहेगा, चार्जशीट दाखिल होगी और ट्रायल चलता रहेगा। ये थे मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो संवाददाता अरविंद ओझा। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। पेंगोंग के पास एक जगह है, रेजांग ला इलाका उसको बोलते हैं, तो वहाँ करीब 40-50 सैनिक दोनों सेनाओं के आमने सामने आ गए और इस इलाके पर भारतीय सेना के जवानों का कब्जा है। तो चीन के सैनिकों ने कोशिश की कि वो भारतीय जवानों को वहाँ से हटा दें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। सोमवार को जो घटना हुई थी उसके बारे में आप जानते ही हैं। सोमवार शाम को ये हुआ था कि चीन की ओर से लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और जब भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो पीएलए के जवानों ने हवाई फायरिंग की, लेकिन भारतीय जवानों ने संयम बरता और चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया। ऐसा ही आरोप चीनी विदेश मंत्रालय और चीन की सेना ने भी भारत पर लगाया है कि भारत घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिरन भारतीय सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है और ये कहा है कि बल्कि चीन उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन की हरकतें सीमा पर संदिग्ध हैं और हमारी एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम है जिनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी इस ओर इशारा करती है। ये जो हमारी टीम है ये सैटेलाइट इमेजरी और बाकी चीज़ों को स्टडी करके इन्वेस्टिगेटिव तरीके से स्टोरीज़ करती है। ख़बर यह है कि 24 अगस्त को चीन की सेना ने एलएसी के पास एक एक्सरसाइज की। हमारे साथी अंकित कुमार ने इस एक्सरसाइज की तस्वीरों को स्टडी किया और स्टोरी की है कि ये एक्सरसाइज बहुत अलार्मिंग है और इस एक्सरसाइज से सीमा के पास चीन की ओर से हैवी डिप्लॉयमेंट यानी भारी तैनाती की आशंकाएं पैदा होती हैं। मैंने अंकित से बात की और पूछा कि एक्सरसाइज तो बहुत तरह की बहुत सारी हो सकती हैं, पर क्यों ये वाली एक्सरसाइज अहम है जिसके लिए हम ये कहें कि ये भारत के कान खड़े कर देने वाला है। देखिए, जब भी हम चीन की बात करते हैं तो हमें एक चीज ये समझ लेना जरूरी है कि चीन की जो आधिकारिक भाषा होती है और जो उसकी जमीन पे जो हरकत होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर हो। जैसा कि हमने कल देखा कि चीन ने कहा कि भारत की सेना ने एलएसी क्रॉस करके फायरिंग की है। भारत का वर्जन ये है कि नहीं, हमारी तरफ से कोई फायरिंग हुई ही नहीं। तो चीन की तरफ से जो उनकी सेना का मूवमेंट या उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मूवमेंट होता है, अक्सर चीन की सेना उसे एक्सरसाइज का नाम देती है। एक्सरसाइज हम लोग यहाँ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा मार्च और अप्रैल के महीने में
जब ये चीनी सैनिकों का बिल्डअप शुरू हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, तो वो एक्सरसाइज की आड़ में ही हुआ। चीन की सेना हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उस रीजन में, इस साल भी किया, लेकिन उसी एक्सरसाइज की आड़ में उन्होंने अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव किया, और उसका नतीजा ये है कि अभी एलएसी पे जो है दोनों सेनाएं आमने सामने है। तो हम जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो चीन की वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत उन्होंने तिब्बत प्लेटू पे एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें अभी हाल ही में रिलीज की हैं। उनके हिसाब से ये एक्सरसाइज 24 और 25 अगस्त को जो उनका मिक्स ब्रिगेड है उनके द्वारा किया गया। अब सवाल उठता है कि ये तस्वीरों का क्या महत्व है, ये क्यों हम एक्सरसाइज को लेकर के इतनी बात कर रहे हैं, क्यों हम इतने एक्साइटेड हैं। होता यह है आमतौर पर कि जब हम बात करते हैं कि एलएसी पे तनाव है, तो हमारे मन में ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि हमने या तो डॉक्यूमेंट्रीज में या फिल्मों में देखी है कि एक तरफ एक सेना खड़ी है, दूसरी तरफ दूसरी सेना खड़ी है, उसने अपनी आर्टिलरी तैनात की हुई है, हैवी मशीन गन्स हैं, हैवी आर्टिलरी गन्स हैं, और जैसा कि आप काफी हद तक एलओसी की होता है पाकिस्तान के साथ कि दोनों तरफ से फायरिंग होती है। एलएसी पे ऐसा नहीं है। एलएसी पे आपका अग्रीमेंट है कि हैवी आर्टिलरी, हैवी आर्मर, इस तरह की चीजें आमने सामने तैनात नहीं होंगी। इसका उदाहरण यह है कि गलवान में भी जब दोनों पक्षों के बीच में बहुत ही ब्रूटल क्लैश हुआ तो उसमें भी गोलियां नहीं चली। अंकित, इन तस्वीरों का महत्व क्या है? ये तो हम जानते हैं कि दोनों ओर से इस वक्त हैवी डिप्लॉयमेंट हैं, सेनाएं तैनात हैं, सीमा से कितना दूर कितना पास, कहाँ आमने सामने हैं, ये सब एक अलग मसला है, लेकिन डिप्लॉयमेंट तो है ही। लेकिन इस डिप्लॉयमेंट को लेकर के ज़्यादा चिंताएं क्यों हैं? तो चीन के संबंध में ये जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आखिर वो बिल्डअप बना रहे हैं तो वो उनके पास क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, किस तरह के टैंक, किस तरह के इक्विपमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। तो इसका आजकल के जमाने में जो सबसे बड़ा जो इसका पता करने का तरीका है वो है कि आप सैटेलाइट इमेजेस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक जो समस्या आती है सैटेलाइट इमेजेस के साथ वो ये कि जो चीन की सेना है उसने अपने ज्यादातर जो उनकी गाड़ियां या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैमोफ्लेज से ढक दिया है, यानी किसी तरह के मोटे कपड़े से वो ढका हुआ है। तो आप देख तो सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सामान एलएसी की तरफ जा रहा है या जाके रुका हुआ है, लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के टैंक्स हैं या किस टाइप की गाड़ियां हैं या किस टाइप की आर्टिलरी है। आधिकारिक तौर पे अभी भी भारत और चीन एक दूसरे के सामने वॉर की स्थिति में नहीं है या फिर कोई सीज़फायर वायलेशन नहीं हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान के साथ होता है एलओसी पे। तो ये एक बड़ा अंतर है और वहां पे इन तस्वीरों के मायने आते हैं। चीन में जैसा आपको पता होगा कोई फ्री मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे जो भी तस्वीरें पब्लिश होती हैं वो वहां की सरकार, वहां की आर्मी के मंजूरी से होती है। तो अभी पिछले हफ्ते एक ऐसे ही एक्सरसाइज की आधिकारिक तस्वीरें जो वहां की सेना है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं उससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिली। अंकित, जो तस्वीरें आपने स्टडी की उन तस्वीरों से मिला क्या आपको? मतलब किस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट मूव होते हुए दिख रहे हैं, इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई? तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमें पहली बार ये करीब से देखने का मौका मिला कि आखिर किस तरह के इक्विपमेंट्स भारत चीन सीमा पे चीन की तरफ से मूव हो रहे हैं यानी लाए जा रहे हैं। तो उसमें 3-4 चीजें, हालांकि जो तस्वीरें रिलीज हुई उसमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, लेकिन हमने उस पर काम किया और हमने जो पुराने चीन की जो परेड में जिस तरह के जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी का एक परेड होता है, चीन में भी वहां का एक स्थापना दिवस होता है जिसमें चीनी सेना अपने सारे जितने भी उनके इक्विपमेंट्स हैं उसका एक प्रदर्शन करते हैं। तो हमने पुरानी उनकी जो फाइल मिलिट्री एसेट्स हैं उससे इसकी जो अभी की जो तस्वीरें हैं उसमें हमने मैच किया। तो जो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिली उसे हम कहते हैं आर्मर्ड रिकॉनेसेंस व्हीकल्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मॉडर्न टैंक की तरह होता है, लेकिन टैंक में जो टैंक की नली होती है इसमें कोई नली नहीं होती है, बिल्कुल एक फ्लैट गाड़ी की तरह होती है। आप अगर इस तस्वीरों में देखेंगे तो इसके पीछे एक गोल एंटेना, जैसे डिश एंटेना होता है, एक गोल एंटेना लगा होता है और कई सारे इस पे मेटल वायर्स लगे होते हैं। इस गाड़ी का काम यह है कि ये युद्ध क्षेत्र में, चूंकि इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, रडार लगे होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, तो ये युद्ध क्षेत्र में आगे आगे चलता है सर्वेलेंस के लिए। तो सबसे आगे हमें जो व्हीकल दिखा उसे हमने आइडेंटिफाई किया, उसे हमने पहचाना ZBD-04A-RV। दूसरी जो हमें खास बात दिखी, जो हमने तस्वीरों में पाया कि एक चीन का एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन है जिसे हमने आइडेंटिफाई किया है। इसे हम टाइप 9 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन भी कहते हैं। ये उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब
सेना को लगता है कि सामने से हवाई हमला हो सकता है। तीसरा जो हमें एक पैटर्न देखने को मिला वो है, जिसकी उम्मीद भी थी, वो है टाइप 15 लाइट टैंक्स। टाइप 15 लाइट टैंक्स जो हैं वो खास तौर पे पहाड़ी इलाकों के लिए हैं, उनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी एजिलिटी ज्यादा है। तो माना जा रहा था कि जब भी लद्दाख के इलाके में टैंक की तैनाती करनी होगी तो चीन टाइप 15 लाइट टैंक्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। तो हमें नजदीक से कैमोफ्लेज जो एक उनकी गाड़ी है उसकी एक तस्वीर मिली और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कैमोफ्लेज के अंदर है वो कोई सिविलियन या मिलिट्री गाड़ी नहीं है, बल्कि वो एक आर्मर्ड यानी हथियारबंद वख्तरबंद गाड़ियां हैं जो कि युद्ध के समय इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो जो बड़ा टेक अवे है इससे वो ये है कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की आड़ में अभी भी जो मूवमेंट है चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मेनलैंड से बॉर्डर इलाके की तरफ जारी है। ये थे आज तक रेडियो की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के हमारे साथी अंकित कुमार। अब इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि भारत में इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है और आने वाले दिनों में इसके असर देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए तैयारी ताकि हमारी रहे। खबर यह है कि रेटिंग एजेंसी फिच ने प्रोजेक्शन दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 में इंडियन इकॉनमी में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है। यानी जीडीपी ग्रोथ रेट ओवरऑल पूरे साल का -10.5% हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी अर्थव्यवस्था की नेगेटिव ग्रोथ होना तय है। कोरोना संकट की वजह से पहली तिमाही में ही -23.9% की गिरावट आ चुकी है, जो कि भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। खबर ये भी आ रही है कि सरकार एक दूसरा राहत पैकेज भी ला सकती है, लेकिन वो वैक्सीन आने से पहले होगा या उसके बाद, ये अभी देखना है। लेकिन फिच का जो प्रोजेक्शन है वो इकॉनमी के बारे में क्या कहता है, आसान शब्दों में उसका मतलब क्या है, मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से। पहली तिमाही के आर्थिक विकास दर के जो आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को लेकर जो माहौल बना था उसको बदलने में और राय बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि अप्रैल और मार्च और अप्रैल से भी आंकलन आने लगे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, यानी कि विकास दर 0 से नीचे चली जाएगी। और वो कितने नीचे जाएगी इस बात का आकलन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब भारत की तरफ से भारत के सांख्यिकी संगठन ने ये बताया कि सिर्फ एक तिमाही में भारत का चौथाई जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया या सिकुड़ गया है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर पिछले साल तिमाही में 100 रुपए का जीडीपी बना था तो इस बार वो केवल 75 रुपए का जीडीपी बन पाएगा या 76 रुपए का जीडीपी या उत्पादन हो पाएगा। उसके बाद से सारे आकलन बदले हैं और सिर्फ फिच का आकलन ही नहीं जो आज ये बताता है कि लगभग भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल 11% की नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी। और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स का आकलन आया जो लगभग 12% का है। पीआई रिसर्च ने बताया है कि लगभग 10.5-11% के आसपास होगा। क्रिसिल ने 9.5% कहा है, नोमुरा ने 10% कहा है। तो अगर आप जीडीपी के आने के पिछले दिनों के बाद सारे आंकड़ों का औसत निकालें तो भारतीय अर्थव्यवस्था शायद अपने हाल के पिछले 40-45 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब इस वित्त वर्ष की समाप्ति लगभग 9 से 10% की नेगेटिव ग्रोथ के साथ होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, इस तरीके के आकलन इसलिए आ रहे हैं कि पहली तिमाही के आंकड़ों में अभी और ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि चूंकि लॉकडाउन के कारण आंकड़ों का कलेक्शन बहुत रोबस्ट या बहुत स्थायी रूप से बहुत विश्वसनीय नहीं रहा था। इसमें खास तौर पर इनफॉर्मल सेक्टर के या छोटे उद्योगों के आंकड़े नहीं आए थे। खपत का जो अनुमान था वो पिछले अनुमानों पर आधारित था। ये आंकड़े आने वाले समय में रिवाइज होंगे, यानी कि अगली तिमाही का आंकड़ा जब आएगा तो पहली तिमाही के आंकड़े में संशोधन होगा और वो संशोधन नीचे की तरफ होगा, नकारात्मक की तरफ होगा। यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर लॉकडाउन की पहली तिमाही में 25-26% तक गिर सकती है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके साथ समझना जरूरी है कि अगली तिमाही में भारत में कृषि की विकास दर गिरने की संभावना है, क्योंकि इस तिमाही में खेती में जितनी बढ़ोतरी दिखाई दी थी 3-3.5% की, वो अगली तिमाही में शायद नजर नहीं आएगी। तो उसे भी डिफरेंट एजेंसियां हैं वो समझकर उसे इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी चीज ये कि चूंकि अब स्पष्ट है उद्योगों के सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में फिसल चुकी है, यानी अगली 3 तिमाहियों में नकारात्मक विकास दर रहनी है, तो इन्वेस्टमेंट में, निवेश में, खपत में उस वापसी की तेज उम्मीद नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी।
इसे इसे इस तरह से और एक बार एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ के बाद जब अगले साल हम नई विकास दर वित्त वर्ष की शुरुआत करेंगे, यानी कि मार्च में 2021 में करेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले ये 10% का गड्ढा भरना होगा जो पिछले साल का है, और फिर इसके बाद आगे की यात्रा शुरू करनी होगी। तो अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था को 5% की भी विकास दर हासिल करनी है तो भारत को 15% की ग्रोथ रेट लानी पड़ेगी, यानी 10% ये नुकसान भरना होगा और 5% की नई ग्रोथ लानी पड़ेगी। इसलिए ये स्थितियां ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही। अंशुमन जी, दुनिया के दूसरे देशों की इकॉनमी से भी भारत की बहुत तुलना हुई जब -23.9% का आंकड़ा आया था। क्या फिच ने बाकी देशों का कोई एक प्रोजेक्शन दिया है जिससे ये समझ में आ रहा हो कि सबसे बुरी हालत किन देशों की होने वाली है और भारत उसमें कहाँ टिकता है? नहीं, फिच ने पूरा कंपैरिजन दिया है पूरी दुनिया के साथ। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बाकी देशों की तुलना में ज्यादा गंभीर है और तिमाही आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से गिर रही है। यह आंकलन लगभग वैसा ही है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने दिया था या बाकी एजेंसियां दे रही हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP का नुकसान है वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह समझना जरूरी है कि भारत अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसने राष्ट्रव्यापी इतना बड़ा इतने लंबे समय का लॉकडाउन किया था। दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूरा देश इस तरह बंद नहीं किया था। रीजनल लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर, शहरों के लेवल पर, हॉट स्पॉट के जोन के लेवल पर लॉकडाउन हुए थे, पर भारत ने तो पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में उस समय बंद कर दी थी जब केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। तो उसका असर हमें दुनिया की अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा गहरा और ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। और ये बात फिच ने अपनी तुलना में कही है, बल्कि एशिया की कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाएं अगली तिमाही तक शायद पॉजिटिव ग्रोथ में या 2 तिमाही के बाद पॉजिटिव ग्रोथ में आ जाएंगी, पर भारतीय अर्थव्यवस्था में नुकसान ज्यादा गहरा होगा। दूसरी बात ये समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन की शुरुआत के समय तक मंदी गहरे तौर पर आ चुकी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में, मतलब लॉकडाउन से पहले की जो तिमाही थी, जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही थी, वहां अपनी न्यूनतम पिछले 10 साल की न्यूनतम विकास दर 4.5% के आसपास की विकास दर तक पहुंच चुकी थी। यानी कि ढांचा कमजोर था, बचत गिर रही थी, खपत गिर रही थी, निवेश गिर रहा था, और उस बीच में सारा का सारा उत्पादन ठप हो गया। इसलिए ऐसे आकलन आपको दिखाई दे रहे हैं जो दुनिया की तुलना में, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की विकास दर में ज्यादा गिरावट या ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आता है या अर्थव्यवस्था में या GDP जब सिकुड़ता है, यानी विकास दर 0 से नीचे जाती है, तो बहुत सारी गतिविधियां स्थायी तौर पर खत्म हो जाती हैं। आकलन यह है कि करीब करीब भारत में 12 से 15 लाख करोड़ रुपए की उत्पादक गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, जिसको हम GDP का परमानेंट लॉस कहते हैं। जो ऐसे कारोबार, ऐसी गतिविधियां जो चल रही थी कोविड से पहले, वो दोबारा शायद शुरू नहीं हो पाएंगी। तो इतना घाटा तो GDP में रहेगा ही, जिसे अगले 2-3 साल में भरा जा पाएगा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी। भारत में PUBG मोबाइल एप्लीकेशन अब बैन हो चुकी है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि भारत के करोड़ों PUBG यूज़र्स की उम्मीदें बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तक पहुंच गईं। अब इसको ऐसे समझिए कि PUBG का मालिक है PUBG कॉरपोरेशन, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। PUBG मोबाइल का भारत में पब्लिशर है और भी कुछ जगहों पर टेंसेंट गेम्स, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। तो बैन के बाद मालिक ने ये किया है कि भारत में टेंसेंट गेम्स से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी भारत में अब PUBG को टेंसेंट गेम्स पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। हालांकि ये कोर्ट बैटल में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये उम्मीदें तो PUBG यूज़र्स को हो ही गई हैं कि साउथ कोरियन कंपनी हो सकता है कुछ नई शर्तों के साथ भारत सरकार को अप्रोच करे, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह में भी कुछ बदलाव शामिल हो सकते हैं, ताकि इस बैन को हटाने के लिए सरकार को राज़ी किया जा सके। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बात हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि उस फौजी का क्या हुआ जो अक्षय कुमार लेकर के आने वाले थे और देशभक्ति को आगे रखकर उन्होंने इस गेम का ऐलान किया था। आज तक रेडियो के टेक संवाददाता हैं मुंजिर अहमद, और यूं तो वो PUBG को एक कमतर गेम मानते हैं, वो फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी वाले हैं, लेकिन स्टोरी को वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की और पहले यही पूछा उनसे कि क्या PUBG उनको भारत में वापस आता हुआ दिखता है। अभी ना तो PUBG की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, न ही भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है PUBG की वापस आ सकता है या नहीं। लेकिन जो PUBG का जो सोल कंपनी है, सोल ओनर जो है, जिसके पास इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं PUBG के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो है PUBG कॉरपोरेशन, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है।
तो इस कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो पबजी मोबाइल है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो भी बात हो रही है पबजी मोबाइल की बात हो रही है। तो पबजी मोबाइल जो है वो जिसका पब्लिशर और जिसके राइट्स अभी टेंसेंट के पास है, उससे भारत में कंपनी अपने आप को अलग थलग कर लेगी। तो अलग थलग करने का मतलब ये है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि पूरी तरह से पब्लिशिंग के राइट्स फिर इंडिया के लिए पबजी मोबाइल का जो गेम है वो पबजी कॉरपोरेशन के पास होगा, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। और इसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में डेटा लोकलाइजेशन के लिए किसी और कंपनी के साथ भी पबजी कॉरपोरेशन पार्टनरशिप करे, लेकिन अभी कंपनी ने ये क्लियर कट नहीं किया है। लेकिन ये उस स्टेटमेंट से साफ होता है कि पबजी ने टेंसेंट के साथ अपना जो राइट्स था पबजी मोबाइल को लेकर के, उससे खुद को अलग कर लिया है। मुंजिर, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि पबजी कॉरपोरेशन ने भारत सरकार को मनाने के लिए दूध में पड़ी मक्खी की तरह टेंसेंट गेम्स को निकाल फेंका है, ताकि ये जो चीन की मुहर है गेम पर, इससे छुटकारा मिल सके। हाँ, ये कह सकते हैं। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि जो बैन सारे ऐप्स हुए थे उनका सिर्फ ये ग्राउंड नहीं था कि ये ऐप्स चाइनीज हैं, ठीक है। मेन जो प्रेस रिलीज सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसमें उसका ग्राउंड था कि डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, इन सब चीजों को लेकर के देश की इंटीग्रिटी पे खतरा है, इस वजह से इन ऐप्स को बैन किया जा रहा है। तो इसमें ये भी अब देखने वाली बात होगी कि जो साउथ कोरियन कंपनी जो पबजी कॉरपोरेशन है वो अपने डेटा को लेकर के क्या पॉलिसी बनाती है। अब डेटा लोकलाइजेशन अगर वो करेगी इंडिया में तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर हो सकता है कि वो सिंगापुर डेटा रख दे, हो सकता है साउथ कोरिया में डेटा रख दे। तो डेटा लोकलाइजेशन पे भी फोकस रहना चाहिए मेरे ख्याल से, और है भी सरकार का, कि जो डेटा है वो भारत में ही रहे ताकि इजी हो। बिल्कुल। और मुंजिर, ये तो अभी एक अनुमान ही है कि पबजी वापस आ सकता है, और जैसा आपने कहा कि सिर्फ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र समस्या नहीं थी पबजी के साथ, उसे बैन किए जाने का आधार प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी से जुड़ा था। तो क्या अगर ये कंपनी दोबारा अप्रोच करती है बैन को हटाने के लिए, तो भारत सरकार के कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, पबजी मोबाइल का डेटा एक्सेस जो प्राइवेसी पॉलिसी का जहां तक सवाल है, तो पिछले महीने मेरे ख्याल से, पिछले महीने ही कंपनी ने जो तब टेंसेंट थी, तो पबजी मोबाइल का जो इन्होंने पॉलिसी को रिवाइज करके एक जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया था। बदलाव ये किया गया था कि जो डेटा है पबजी मोबाइल के यूजर्स का, उसे भारत में ही रखा जाएगा। लेकिन उसमें भी, उस पॉलिसी को भी अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है आखिर में एक दो लाइन में कि ठीक है, आपकी डेटा सिक्योरिटी को जो कंपनी है वो प्रायोरिटी काफी देती है, लेकिन ये भी कहा गया है कि चूंकि डेटा का जो शेयर होने का मोड है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन सिक्योरिटी का ऐसा है कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो आप सब कुछ जो कर रहे हैं ना वो आपके रिस्क पे है। तो मोटे तौर पे ये भी है कि वो डेटा सिक्योरिटी का जो उन्होंने बात करी है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका डेटा मिसयूज होता है तो कंपनी वो स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में बताकर बोलेगी कि हमने तो ये कहा ही था। अब जब पबजी टेंसेंट से अलग होगी, पबजी मोबाइल भारत के लिए, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे देशों में जिसके टेंसेंट के साथ पबजी मिलकर काम कर रही है, इनफैक्ट मिलकर के टेंसेंट ने लगभग पूरा गेम का जो पब्लिशिंग राइट है और सारा काम जो है इसका वो टेंसेंट ही का किया हुआ है। तो दूसरे देशों में टेंसेंट काम करता रहेगा, लेकिन भारत में जो है वो अलग होगा। तो अब इसके बाद क्या डेटा पॉलिसी लाएगी कंपनी, डेटा पॉलिसी में भी कोई बदलाव करेगी, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के क्या होगा, डेटा लोकलाइजेशन को क्या होगा, अभी ये क्लियर नहीं है। वो तब क्लियर होगा जब पबजी से ऑफिशियल बैन हटेगा। लेकिन अभी कुछ इमीडिएटली मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बैन का ग्राउंड है वो सरकार ने ये नहीं रखा है कि चाइनीज ऐप है इसलिए बैन कर दिया गया है। लेकिन अब टेंसेंट का स्टेटमेंट भी जरूरी होगा। हो सकता है कि इन दोनों कंपनियों में एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये काफी हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता रहा है कि दो कंपनियां आपस में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। तो अगर टेंसेंट कहता है कि जो हमने बनाया है सोल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट भले ही पबजी कॉरपोरेशन पे हो, लेकिन बहुत सारी चीज जो पबजी मोबाइल की है ना उसका जो राइट है टेंसेंट के पास है। ये काफी हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन ये भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में पबजी कॉरपोरेशन और टेंसेंट में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ये थे आज तक रेडियो के टेक संवाददाता मुंजिर अहमद।
आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। इसकी साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने, और आज जिनका फीडबैक हम ले रहे हैं वो हैं जीशान नैयर, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट किया है कि हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी ऑडियो फाइल्स अपलोड करनी चाहिए ताकि वहाँ से डाउनलोड करके उन्हें सुना जा सके। जीशान, शुक्रिया कि आप हमें लगातार सुनते हैं, इसलिए आप चाहते हैं और आपके सुझाव पर हम चर्चा करेंगे, गौर करेंगे। पर उसमें मेरी जो चिंता है मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ये कि बहुत सारे लोगों के ऐप में बहुत सारी फाइल्स ऑटो डाउनलोड हो जाती हैं वाईफाई पर। हम नहीं चाहते कि किसी के फ़ोन का स्पेस बेवजह हम लें, इसलिए हम अपने सिर्फ लिंक्स वहाँ पर भेजते हैं। और पॉडकास्ट सुनने के लिए फ़ाइल्स को सेव रखना वैसे भी ज़रूरी नहीं है, आप लिंक पर क्लिक करके भी उसे सुन सकते हैं। और अगर फिर भी आप फाइल्स को डाउनलोड करना ही चाहते हैं ताकि टुकड़ों में किसी लंबे पॉडकास्ट को आप सुन सकें, तो आप हमें गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर एपिसोड्स को डाउनलोड करने की सुविधा पहले से मौजूद है। लेकिन फिर भी जीशान, हम सही मंच पर आपकी बात को रखेंगे और इस पर ज़रूर विचार करेंगे। जीशान की तरह आप भी हमें चिट्ठी लिखना चाहें तो ईमेल करें radio@aajtak.com। दिन भर में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र मेरा नाम।